हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में। वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में बहुत सी मिसकॉन्सेप्शन भी हैं लोगों को। कुछ लोग नॉर्मल ऑटिज़म को भी वर्चुअल मान रहे हैं या कुछ लोग वर्चुअल को नॉर्मल मान रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे वीडियोस आते हैं में पेरेंट्स मुझसे यही सवाल करते हैं कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है या फिर वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है। क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म है तो रिकवरी हो सकती है या क्लासिक ऑटिज़म है तो बच्चे रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस एक मिसकॉन्सेप्शन को आप दिल से, इस धारणा को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि बच्चे रिकवर होते हैं। डजेंट मैटर कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर क्लासिक ऑटिज़म है। ऑटिज़म के लिए चाहे आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म है, इस चीज़ में आप अपना और अपने बच्चे का टाइम वेस्ट मत कीजिए। इम्पॉर्टेंट यह नहीं कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के साथ में क्या काम कर रहे हैं, उसे इंटरवेंशन कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना टाइम उसके साथ आप स्पेंड कर रहे हैं, कितना क्वालिटी टाइम उसे आप दे पा रहे हैं। इस चीज़ पर निर्भर होता है बच्चों की रिकवरी। कई बार हम इन प्रॉब्लम्स के चलते कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर क्लासिक ऑटिज़म, इस वजह से हम बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते नहीं हैं। हमारा दिमाग सोचता है तो इस दिशा में सोचता है कि बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है, लेकिन इस बात से ना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बच्चे के साथ काम करने से। कुछ लोग मुझे जो वीडियोस भेजते हैं उसमें कुछ लोग मुझे बताते हैं कि मैडम उन्होंने कहा है कि इसे वर्चुअल ऑटिज़म है या उन्होंने कहा है इसे क्लासिक ऑटिज़म है, जबकि मुझे लगता है वो वर्चुअल ऑटिज़म है। तो ये एक चीज़ पेरेंट्स की सोच को वहीं पर ही रोक कर रख देती है। हमें वहाँ पर नहीं रुकना है, हमें अपनी सोच को और आगे बढ़ाना है बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य उसका इस बात पर निर्भर नहीं है कि उसे कौन सा ऑटिज़म है। भविष्य इस बात पर निर्भर है कि बच्चे के साथ आप कितना काम कर रहे हैं, उसे कितना टाइम दे रहे हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म भी है तो इस डिफरेंस को हम इजीली नोटिस भी कर पाते हैं अगर हम ध्यान से देखें। हमें उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे बच्चा आपके पास है। जितना आप बच्चे को ऑब्जर्व कर पाते हैं अच्छे से, उतना कोई और नहीं कर पाता है। मैंने देखा है मेरे पास वर्चुअल ऑटिज़म के बच्चों के वीडियोस भी आते हैं और जो क्लासिक ऑटिज़म जिनको है उनके वीडियोस भी आते हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस मैं देख पाती हूँ। वो डिफरेंस ये होता है कि जो वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अवेयर लगते हैं, कंपैरेटिवली दे आर मोर अवेयर। वो आसपास थोड़ा देखते हैं, लोगों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये एक चीज़ बच्चों की, उनकी जो क्षमता है उनके बोलने की, उनके सुनने की, उनकी समझने की क्षमता बहुत हद तक प्रभावित करती है। अब अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम ऑटिज़म नहीं मान लेंगे। हो सकता है बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म हो, लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे कंपैरेटिवली अवेयर लगते हैं, लेकिन उतना सीवियर इश्यूज़ नहीं होते हैं। चाहे मैं यहाँ सेंस इश्यूज़ की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर और इश्यूज़ की बात करूँ, स्पीच की भी बात करूँ, स्पीच बच्चों में आ जाती है। वर्चुअल ऑटिज़म में जो उन्होंने स्क्रीन टाइम लिया, जो उन्हें एक्सपोजर मिला स्क्रीन टाइम का, उस वजह से बच्चे बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे सही तरह से किस तरह से यूज़ करना है वो नहीं सीख पाते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि रिग्रेशन, एक वीडियो पर मेरे कमेंट था कि रिग्रेशन की वजह, अगर क्लासिक ऑटिज़म में भी रिग्रेशन होता है और वर्चुअल में भी रिग्रेशन होता है तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? रिग्रेशन तो दोनों में ही है। ऐसा नहीं होता, हर एक बच्चे में रिग्रेशन नहीं होता है ऑटिज़म में। कई बार स्टार्टिंग से ही बच्चा बोलता नहीं है, पॉइंट नहीं करता है, स्टार्टिंग से ही बच्चों में सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर वर्चुअल ऑटिज़म है तो वजह जो होती है रिग्रेशन की वो होती है स्क्रीन टाइम। बच्चे को स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलना। 3 से लेकर 8 घंटे तक के बीच में जिन बच्चों को 2 साल से पहले स्क्रीन का एक्सपोजर मिला है तो काफ़ी हद तक चांसेस है बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म के। वर्चुअल ऑटिज़म में बहुत से पेरेंट्स की ये एक दो राय नहीं है, इसमें यह मानना है कि जो वर्चुअल ऑटिज़म की जब जैसे ही स्क्रीन टाइम को उनकी डेली लाइफ से, उनके शेड्यूल से रिमूव कर दिया गया, बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये इम्प्रूवमेंट आपको बताती है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे के कुछ बिहेवियर्स आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है।
अगर आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज़म है तो उसका एक सबसे बड़ा सिम्टम यह होता है कि बच्चे लगातार फ़ोन में लगे रहते हैं। उन्हें आसपास के माहौल से, आपकी प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उसे बुला भी रही हैं तभी भी आपको नहीं देखेगा। इसके अलावा फ़ोन छीनने पर वे बहुत ज़्यादा रोते और चिल्लाते हैं और हमेशा फ़ोन में लगे रहना चाहते हैं। आपसे बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं और लगातार एक ही तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो रिग्रेशन की वजह कोई सदमा हो सकता है या कोई भी कारण हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और इसे हम रिग्रेसिव ऑटिज़म कहते हैं। रिग्रेसिव ऑटिज़म में बच्चे अक्सर चीज़ें जो माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिए थे वो बच्चा भूलना शुरू हो जाते हैं और बच्चे धीरे धीरे पॉइंटिंग करना, रिस्पॉन्ड टू नेम करना, आई कॉन्टैक्ट बनाना, ये सब वो छोड़ देते हैं और इसे हम नॉर्मल क्लासिक ऑटिज़म में रखते हैं। अब एक चीज़ होती है कि अगर बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है तो हमें क्या करना चाहिए। क्लासिक ऑटिज़म में हम बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन बताते हैं। यहाँ मैं कहूँगी कि चाहे बच्चे को वर्चुअल है या फिर माइल्ड या फिर क्लासिक कुछ भी है, आप बच्चे के साथ काम कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे लगभग ठीक ठाक लगते हैं, इसीलिए उनका कई बार डायग्नोस भी नहीं हो पाता है। उसे पेरेंट्स नॉर्मल ही मानकर चलते हैं, लेकिन जब आगे चलकर डिफ़िकल्टीज आनी शुरू होती हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। वर्चुअल और माइल्ड ऑटिज़म में दोनों में ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म भी है और या वर्चुअल ऑटिज़म भी है तो रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकती है अगर हम उनके साथ काम करें। अगर हम इधर उधर जाकर टाइम वेस्ट करेंगे और यह पता करने में रहेंगे कि बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पर बच्चे को जिस स्टिमुलेशन की ज़रूरत है वो स्टिमुलेशन उसे कहीं नहीं मिल रहा है और वो स्टिमुलेशन मिसिंग होने की वजह से हो सकता है आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म हो या फिर माइल्ड भी हो, वो लेवल 2 में जा सकता है। इसीलिए कोशिश यह कीजिए कि आप इधर उधर ना दौड़ते हुए बच्चे पर ज़्यादा फोकस करें। सवाल आता है कि अगर बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म में भी बच्चों की सिम्टम्स लगभग ऐसे होते हैं कि बच्चा थोड़ा आपको देख लेते हैं, कभी कभार वो देख लेते हैं, टॉयज से भी थोड़ा अप्रोप्रिएट वो खेल सकते हैं, उनमें स्टिमिंग के बिहेवियर्स कम होते हैं, बच्चे नोटिस करते हैं चीज़ों को, हाँ चीज़ें सीख भी जाते हैं, अपने आप से कुछ स्किल्स वो सीख जाते हैं, बच्चे कंपैरेटिवली अवेयर लगते हैं, आसपास के माहौल के साथ थोड़ा कनेक्टेड लगते हैं। लेकिन क्लासिक ऑटिज़म में जिन्हें लेवल 2 ऑटिज़म की मैं बात करूं तो बच्चे बिल्कुल डिस्कनेक्ट लगते हैं, वो आपको 1% भी नहीं देखते हैं। अगर आप साथ में हैं या नहीं भी हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है क्लासिक ऑटिज़म की। अब मैं बात करूंगी कि वर्चुअल ऑटिज़म अगर बच्चे को है तो क्या किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों में रिकवरी हो सके, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म में ये एक चीज़ गुड न्यूज़ है कि बच्चों में रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तभी है जब हम बच्चों के साथ में एक प्रॉपर उन्हें स्टिमुलेशन दें। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब यह नहीं है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब यह है कि उसमें ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स आ चुके हैं और जिसकी वजह है स्क्रीन टाइम। मेरे पास एक मदर का फ़ोन आया जो शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज सेइंग कि मैंने बच्चे को फ़ोन दे दिया, मैं नहीं जानती थी मैडम और मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैंने उन्हें ये चीज़ समझाई, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को भी अपने मन पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने 3 घंटे से कम स्क्रीन टाइम लिया है उनमें कंपैरेटिवली अगर ऑटिज़म के फीचर्स आए हैं तो वो लेस सीवियर हैं, वो माइल्ड हैं, माइल्डेस्ट मैं कहूँगी कि वो जो उनमें हाइपर एक्टिविटी भी है, जो कंपैरेटिवली जिन बच्चों ने 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखा है उन बच्चों को लैंग्वेज को लेकर स्पीच, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन और इसके अलावा बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकते हैं इवन इफ़ योर चाइल्ड हैज़ वर्चुअल ऑटिज़म, क्योंकि स्क्रीन टाइम का जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना ही बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है कि बच्चों को सोशली, जिन बच्चों के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है उस चीज़ का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। चाहे आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है लेकिन अगर उसे स्क्रीन टाइम भी दिया है आपने, लेकिन साथ में आप थोड़ा बहुत उससे बातें करते रहे हैं, उससे टाइम देते रहे हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आपने उसे टाइम दिया है तो सिम्टम्स लेस सीवियर रहते हैं और बच्चे जल्दी रिकवर हो सकते हैं। स्क्रीन टाइम से बच्चों को ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स क्यों आते हैं, कई बार ये चीज़ें भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपका बच्चा सोशली कट ऑफ हो रहा है, वो फ़ोन की दुनिया में ही है।
फ़ोन की दुनिया एक अलग दुनिया है जो उसके हिसाब से चल रही है, वो ऑटोमेटिक है। कोई उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं कह रहा है, कोई उसे आवाज़ नहीं दे रहा है, कोई उसे इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई उसे नहीं कह रहा कि मेरी तरफ देखो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और बच्चे इन चीज़ों की आदत ही नहीं रहती है। वो दूसरों को देखना, इवन कि अपनी मदर को भी देखना बंद कर देते हैं। ये एक चीज़ बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज डिले का रीज़न बनती है। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चे सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलेशन लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें विजुअल और ऑडिटरी स्टिमिंग के इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चे ज़्यादा विजुअल स्टिमिंग, जिसे कहते हैं कि लाइट को ऑन ऑफ करना, स्पिनिंग करना, मूविंग चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें उनमें ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि उनकी आँखों को लगातार मूवमेंट देखने की एक जो आदत बन जाती है, उन्हें वो मूवमेंट एनवायरनमेंट में नहीं कहीं दिखती। इस वजह से वो स्टिमिंग करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो टोटली एनवायरनमेंट से कट ऑफ होने लगते हैं। उनकी में कॉग्निशन कम होने लगता है, अंडरस्टैंडिंग कम होने लगती है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ने लगती है और स्पीच के चांसेस कम होने लगते हैं। तो स्क्रीन टाइम का इतना बुरा इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ता है, उस वजह से मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दें। चाहे आप 15 मिनट के लिए सोच कर दें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा हाइपर है तो आप बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम बच्चे को नहीं देंगे। अब सवाल ये होता है कि वर्चुअल ऑटिज़म को क्या रिवर्स किया जा सकता है? वर्चुअल ऑटिज़म ठीक हो सकता है? वर्चुअल ऑटिज़म को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म में आपका बच्चे को ऑटिज़म लाइक फीचर्स तो ज़रूर हैं, लेकिन मैंने कहा कि उसे हम ऑटिस्टिक नहीं कह सकते हैं। हम बच्चे को अगर प्रॉपर स्टिमुलेशन देते हैं और इंटरवेंशन देते हैं जो कि उसे नहीं मिला उस टाइम पर, तब और स्क्रीन टाइम को हम रिमूव कर देते हैं, तब बच्चों में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। वर्चुअल ऑटिज़म के लिए कौन सी थेरेपीज सजेस्ट की जानी चाहिए? वर्चुअल ऑटिज़म में अगर आप रिकवरी की बात करते हैं या इंप्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से ऑटिज़म से रिकवर हो, तो सबसे पहले जो हमें करना है स्क्रीन टाइम को दूर रखना। स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। खुद भी हो सके तो फ़ोन बच्चे के सामने मत लीजिए, टीवी को ऑफ रखिए। हर एक इलेक्ट्रिक गैजेट्स आप बच्चों की अप्रोच से दूर रखिए और ख़ुद भी इसके सामने यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जब बच्चे आपके हाथ में देखते हैं तो बच्चे अक्सर उस चीज़ को मांगते हैं और कई बार हम उसे दे भी देते हैं ये चीज़, क्योंकि जिन बच्चों को फ़ोन की आदत होती है वो उसके लिए बहुत से टेंट्रम्स करते हैं और इन टेंट्रम्स को देखते हम बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है कि आपका बच्चे के साथ में फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन, मैं अगेन कहूँगी कि मैंने जो रिसेंटली एक वीडियो जो मेरा लास्ट वीडियो है जो मैंने पोस्ट किया था इंटरवेंशन, बिहेवियर इंटरवेंशन के बारे में, अगर आप उस तरह से बच्चे के साथ RDI इंटरवेंशन या फिर मैं बात करूं फ्लोर टाइम की या फिर ABA की भी, अगर आप ये चीज़ें घर पर बच्चों के साथ करते हैं तो आप बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखते हैं, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, रिकवरी जल्दी होती है और वो स्टिमुलेशन जो उन्होंने खो दिया था अगर आप उन्हें वो दे रहे हैं तब बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन के अलावा बच्चों को प्ले ग्रुप में बिठाना, दूसरे बच्चों के साथ बच्चे को रखना बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों ने जो चीज़ें मिस की हैं हम कोशिश करेंगे उस इनपुट को उसे देने की, ताकि हमारे बच्चे में वो चीज़ें, वो बिहेवियर कम से कम हो। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देना, ग्रुप थेरेपी देना ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी स्पीच पर काम करना कि उन्हें स्पीच थेरेपी देना, स्पीच थेरेपी की ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बुलवाने की कोशिश करना। ये चीज़ जो उन्होंने मिस की है कि उन्हें किसी ने बोलने के लिए कहा ही नहीं, देखने के लिए कहा ही नहीं है, तो हमें इन स्किल्स पर सबसे पहले काम करना है कि बच्चे को फेस टू फेस उनके साथ इंटरेक्शन करना, उसे बातें करने की कोशिश करना, उनकी फेवरेट चीज़ों को लेना, क्योंकि फ़ोन उन्हें बहुत पसंद होता है। अगर हम फ़ोन उससे ले रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि बच्चे उस चीज़ को इंटरेस्ट से करना चाहें। ये कोई टॉय हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई रेनफोर्सर हो सकता है। वैसे तो हम क्लासिक ऑटिज़म में भी ये चीज़ें करते हैं, वर्चुअल ऑटिज़म में इनके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। साइकोमोटर थेरेपी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं तो फिज़िकल उन्हें कुछ भी जो उनकी दूसरी सेंसेस हैं, मैं यहाँ पर बात करूँगी जो हमारी प्रोप्रोसेप्टिव सेंस है या फिर वेस्टिबुलर सेंस है, इनको स्टिमुलेशन नहीं मिला है। बच्चे की मूवमेंट बहुत कम है, बच्चे ने लिमिटेड एक ही पोस्टर पर बैठ के स्क्रीन टाइम को देखा है। तो ये जो जिस टाइम पर बच्चे खेल कूद कर वो स्टिमुलेशन ले लेते हैं, पार्क में जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बंद हो गई थी कोरोना टाइम पर। दूसरी एक चीज़ है कि अगर हमने बच्चे को
जो स्टिमुलेशन बच्चे ने कहीं खो दिया था, तो हम कोशिश करेंगे उस स्टिमुलेशन को से ज़्यादा देने की। प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर और टेक्टाइल, ये 3 सेंसेस हैं जिन पर हमें काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके बेस पर ही बच्चों का पूरा सेंसिस सिस्टम वर्क करता है। बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों को ये सभी स्टिमुलेशन मिल पाए बहुत ज़रूरी है। उसे पार्क लेके जाना, उसे अलग अलग राइड्स देना, इससे बच्चों को काफ़ी स्टिमुलेशन मिलता है। हो सके तो स्विंग देना, स्लाइड देना, या फिर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना जिससे बच्चे को मूवमेंट मिले। साइकोमोटर का मतलब है कि बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में उनकी मूवमेंट पे काम करना, मूवमेंट एक्टिविटीज़ देना जिसमें बच्चे का ब्रेन ऑर्गेनाइज वे में काम करे। ऐसी एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे फोकस करना सीखें और उनमें बॉडी और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बन पाए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे अपने शरीर को हिलाना शुरू करते हैं, मूवमेंट लेनी शुरू करते हैं, तो उनमें जो बिहेवियर्स आते हैं, जो हाइपर एक्टिविटी होती है, वो अपने आप कम होने लगती है। इसके अलावा बच्चे कॉग्निशन में भी काफ़ी पीछे रहते हैं। कॉग्निटिव अगर मैं बात करूं कि उनका, क्योंकि सभी चीज़ों पर असर होने की वजह से अगर बच्चा का सोशल एरिया अफेक्ट हो रहा है, बच्चे की स्पीच अफेक्ट हो रही है, बच्चे के सेंसरी एरिया अफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस है बच्चे के बिहेवियर अफेक्ट हो रहे हैं या बच्चे के प्ले स्किल्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका असर बच्चों के कॉग्निशन पर ज़रूर पड़ता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पर पड़ता है। कॉग्निटिव एबिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बच्चों को खेल खेल में कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, उन्हें बोर्ड गेम्स देना या उनके साथ में कुछ ऐसी गेम्स खेलना जिसमें बच्चे को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। बच्चों के साथ में कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़, ब्रेन गेम्स उनके साथ करना या उनकी मेमोरी पे काम करना, उनके कंसंट्रेशन पर काम करना, उन्हें पजल देना बहुत ज़रूरी है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ट्रेजर हंट देना, उन्हें चीज़ों को छुपाकर उन्हें ढूंढने के लिए बोलना, रूम में पड़ी चीज़ों में से उसे एक चीज़ टच करने के लिए बोलना। अगर आप रूम में बैठे हो तो बच्चे को बोल रहे हो कि विंडो को टच करके आओ, तो आपका बच्चा विंडो को टच करके आ रहा है। इसके अलावा बच्चों को आर्ट वर्क देना, उन्हें ड्राइंग करवाना, उनके एकेडमिक पर काम करना, क्योंकि जब बच्चे की कॉग्निशन पर असर पड़ता है तो उससे बच्चों में एकेडमिक स्किल्स, अगर मैं बात करूं फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की, क्योंकि बच्चों ने अपनी फिंगर्स को यूज़ ही नहीं किया है। ग्रॉस मोटर में हमने काम कर लिया, तो फाइन मोटर पर काम करना भी हमारा ज़रूरी है कि हम बच्चे को मैक्सिमम स्टिमुलेशन दें, उसे छोटी छोटी चीज़ें उठाने के लिए कहें। अलग अलग तरह की चीज़ें हम रखें, मैच स्टिक रख दी हमने, चने रख दिए हैं, दाल के दाने या फिर ब्लैक पेपर उनको रख दिया है हमने, और उसे एक एक करके उठा के उसे बॉटल में रखने हैं, क्योंकि इससे बच्चे फाइन चीज़ों को पकड़ना जब शुरू करते हैं तो उनके फाइन मोटर स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है, उनकी मसल स्ट्रांग होती हैं। अक्सर बच्चे फ़ोन पर जब होते हैं तो सिर्फ वो लिमिटेड यूज़ करते हैं अपने हाथों का। हमें उनके हाथों की स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाना जिसमें बच्चे को स्क्वीज़ करना है, चाहे हम क्ले ले सकते हैं, बच्चे को रोल करना है, क्ले को स्क्वीज़ करना है, स्ट्रेस बॉल को स्क्वीज़ करना है, या फिर वाटर बीड्स को ही क्रश करना है। इससे बच्चों में पेपर को क्रम्बल करना है। इन चीज़ों से बच्चों में उनकी हैंड स्ट्रेंथ पर वर्क किया जा सकता है, उनकी मसल टोन पर वर्क हो सकता है अगर घर पर आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं। इसके अलावा अगर कॉग्निशन की बात करूँ तो मैचिंग सॉर्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ देना या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल स्टिमुलेशन के साथ में उनकी स्पीच और लैंग्वेज पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में स्पीच अक्सर डिलेड होती है या फिर जो बच्चे बोलते हैं उन्हें सेल्फ टॉक, एकोलेलिया या फिर वर्बल स्टिम जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों की स्पीच पर काम करना, उनके लैंग्वेज स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में स्पीच को डेवलप किया जा सके। शेयर कीजिए कि आप ज़्यादातर बच्चे के साथ रहें, मैक्सिमम टाइम आप बच्चे के साथ में रहें, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ में मैक्सिमम टाइम है तो बच्चे आपकी कंपनी की उन्हें आदत होने लगती है, आपकी कंपनी को एंजॉय करें, यह बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है आप बच्चे के रेनफोर्सर को यूज़ करें। अलावा मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों को, स्पेशली अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, तो हमें जो स्टिमिंग बिहेवियर अगर आपके बच्चे में दिखते हैं आपको, क्योंकि विजुअली बच्चे को जो स्टिमिंग की एक आदत बन जाती है, क्योंकि बच्चे को मूवमेंट पसंद आने लगती हैं जब बच्चा लगातार आपका फ़ोन में रहता है और वो मूवमेंट उसे अपने एनवायरनमेंट में आसपास इतनी दिखती नहीं है, तो ऐसे में ज़रूरी है बच्चे को डार्क रूम देना। आप दिन में कम से कम रात के टाइम पर 10 से 15 मिनट बच्चे को डार्क रूम दीजिए, उसमें बच्चे को मूविंग लाइट्स दिखाइए और बच्चे को पूरा विजुअल स्टिमुलेशन दीजिए। दिन के टाइम पर भी अगर आपके बच्चे को ऐसे इश्यूज़ हैं, आपको लगता है, तो आप बच्चे को स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, फिजेट स्पिनर लीजिए, आप बच्चे को लाइट्स दिखा सकते हैं, लावा लैम्प दिखा सकते हैं, एक्वेरियम दिखाइए, काम डाउन वाटर्स दीजिए। इन चीज़ों से भी बच्चों में
उनके बिहेवियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ ही बच्चों को जो स्किल्स आपको लगता है कि बच्चे के पीछे रह गए हैं, ABA थेरेपी के साथ में हम बच्चों की उन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। वो सभी बेसिक स्किल्स जो ज़रूरी हैं उसे सीखने के लिए, उन्हें आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। इस बच्चों को देते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे ऑटिज़म से, वर्चुअल ऑटिज़म से ज़रूर रिकवर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।